इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर खबर स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई के मामले इस केस से जुड़ी है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई की जानकारी, आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई शुरू हो चुकी है और स्वाति मालीवाल भी 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हैं। तो विभव कुमार की जमानत अर्जी जो दाखिल की गई है उस पर सुनवाई चल रही है 30 हजारी कोर्ट लोकेशन, जहां पर इस वक्त स्वाति मालीवाल भी मौजूद हैं। तो जमानत के लिए अर्जी और इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 हजारी कोर्ट में शुरू हो चुकी है। कोर्ट में स्वाति मालीवाल भी मौजूद हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी, सीधा रुख करते हैं उनका, जानकारी लेते हैं किस तरीके की हलचल कोर्ट के भीतर से, किस तरीके की छन छन के जो जानकारी आ रही है दर्शकों से साझा करेंगे। वरुण। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में हलचल है क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद 30 हजारी कोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को जब विभव को पेश किया था रिमांड खत्म होने के बाद, तब विभव को अदालत ने जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया था और साथ ही विभव कुमार की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और आज की तारीख लगाई थी। 30 हजारी की कोर्ट नंबर 119 के अंदर जो जमानत याचिका है विभव की, उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और खुद स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम के पहुंची। और आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम के अंदर ही बैठी हुई है, पूरी सुनवाई सुन रही है, उस पर नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल जो एफआईआर का जो कंटेंट है वो जज के सामने पढ़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है या नहीं, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। तो फिलहाल जो जमानत याचिका है उस पर 30 हजारी कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि स्वाति मालीवाल यानी कि जो पीड़िता है वो 30 हजारी कोर्ट में खुद मौजूद है। जी बिल्कुल, जमानत इस याचिका पर नजर बनी रहेगी, आप नजर बनाकर रखिएगा वरुण। फिलहाल आपके साथ इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर क्या मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ताजा अपडेट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका, अंतरिम बेल को 7 दिन की बढ़ाने वाली ये याचिका है जो दाखिल की जा चुकी है। केजरीवाल ने अपनी हेल्थ का हवाला दिया है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है और मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का और वक्त मांगा है। डॉक्टर्स ने कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा है और अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन की और मोहलत मांगी है ताकि वो टेस्ट करा सके। इसी बाबत उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि 7 दिन का और वक्त दिया जाए। डॉक्टर्स ने जो टेस्ट उन्हें रेकमेंड किए हैं वो टेस्ट कराने के लिए 7 दिन का और वक्त होना चाहिए। अंतरिम बेल पर हैं अरविंद केजरीवाल और उस बेल की मियाद बढ़ाने वाली एक याचिका उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। 7 दिन और मांग रहे हैं। इस याचिका में 7 दिन की और मांग रखी गई है। स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है और कहा यह गया है कि डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोला है और उस टेस्ट को कराने में 7 दिन का वक्त लग सकता है। इसी को बेस बनाकर, ग्राउंड बनाकर उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी जा चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंतरिम जमानत पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं जगह जगह चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन इसी बीच खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने अंतरिम बेल को 7 दिन बढ़ाने वाली याचिका भी जारी की है। देखिए, बुलेट पॉइंट भी आपके सामने स्क्रीन पर है। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत जिस पर वो चल रहे हैं उसे 7 दिन बढ़ाने की याचिका दाखिल कर दी है। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल ने, जहां पर वो कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें कुछ और दिन का वक्त चाहिए, यानी 7 और दिन का वक्त चाहिए ताकि वो अपने टेस्ट करा सके। गिरफ्तारी के बाद 7 किलो वजन घटने का हवाला दिया है, तो वो अपनी रिकवरी का भी हवाला दे रहे हैं। डॉक्टर्स से जांच कराई, कीटोन लेवल बहुत हाई बताया जा रहा है। ये भी उन्होंने मेडिकल सपोर्ट में अपने बात कही है। 7 दिन का एक्सटेंशन मिले तो मुझे कई मेडिकल टेस्ट कराने हैं। इसके साथ उन्होंने अपने रिकवरी का भी हवाला दिया, कीटोन लेवल हाई का हवाला दिया। ये कहना है कि 7 किलो मेरा वजन भी घटा था। रिकवर होने के लिए, टेस्ट कराने के लिए 7 दिन की और का वक्त चाहिए। लेकिन अब इस अर्जी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं।
जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। पंजाब की जनता से मेरी अपील है, अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वाद खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। अब इस नौटंकीबाज का क्या हश्र करना है, ये दिल्ली, पंजाब और देश की जनता तय करे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, कल तक इंटरव्यू देके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं, और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है, जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेकर सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, आखिरी चरण का रण पूर्वांचल की ओर ज्यादा जोर पकड़ता नजर आ रहा है, इसीलिए दिग्गजों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इसी क्रम में जेपी नड्डा को देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस वक्त काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता, और हैट्रिक का समीकरण, इसके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इस वक्त मौजूद है वाराणसी में जेपी नड्डा, और इनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी, आशीर्वाद ले लिया? जी, आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है। जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ, तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सकें। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। जी, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहना है नड्डा जी का। नड्डा जी फिलहाल जो है बनारस में ही मौजूद है। नड्डा जी, इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत चल रहे हैं। फिलहाल जो है जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते हुए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनावों के दौरान ही मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। जब भी चुनाव नहीं भी होता है और काशी आते हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन भी करते हैं और बाबा विश्वनाथ के भी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे मनीष तिवारी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आखिरी चरण का चुनाव बाकी है और मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ में अपनी कॉफी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी साहब हैं, एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मनीष जी, आर लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है कि जब तक आखिरी वोट पड़ ना जाए और आखिरी वोट गिनी ना जाए तो किसी को भी अहंकार का शिकार नहीं होना चाहिए। हम बड़े अदब और सत्कार के साथ वोटर्स के पास जाकर, मतदाताओं के पास जाकर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया चंडीगढ़ के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया। इस सीट को चुनने का पर्पस है चंडीगढ़, पहले लुधियाना, फिर अनंतपुर साहिब और अब देखिए, ऐसा है कि जहां पे आप हो और जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। जब चंडीगढ़ बसा था, अच्छा, ये आपका पुश्तैनी मकान है? हाँ, which is a very beautiful house। जब चंडीगढ़ बसा था जी जी, तब हमारे
परिवार ने आके इसको अपना घर बनाया था। मेरा एक बड़ा भावनात्मक का लगाव है इस शहर के साथ, और इसीलिए कई कर्म भूमियों पे काम करने के बाद जहां बहुत प्यार मिला, लोगों से आदर मिला, सत्कार मिला, हमने भी उनके लिए बहुत काम किया, तो मेरी इच्छा और मंशा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा करूं। आपने इतना कुछ गिनाया, आपके रूट्स चंडीगढ़ के, लेकिन जो आपके राइवल है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप आउटसाइडर हैं। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने आउटसाइडर कहा, आपको उड़न खटोला है आप और राहुल गांधी। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो मानसिकता है वो इस शहर में नहीं चल सकती, और जहां तक मेरे भाजपा के प्रतिद्वंदी का सवाल है, वो तो अमृतसर में पैदा हुए हैं, तो अगर सही में कोई आउटसाइडर है तो वो श्री संजय टंडन हैं, क्योंकि 1967 से जब से ये लोकसभा की संसदीय क्षेत्र बना, मैं पहला ऐसा नुमाइंदा होऊंगा, अगर मेरे को लोगों का समर्थन मिलेगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है, जिसकी पैदाइश चंडीगढ़ की है। तो अगर चंडीगढ़ का कोई सही वारिस है तो वो सही वारिस मैं हूं। योगी जी का नाम लिया मैंने, तो आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, योगी जी ने एक आरोप और लगाया कि जीतने के बाद आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर नहीं आएंगे। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ना तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को समझते हैं, और ना ही वो कभी समझ पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? सर, हिंदू मुस्लिम का जो तड़का लगाने की कोशिश यहाँ पर भी हुई कि मैं आया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से माँ चंडी की धरती पर, क्या चंडीगढ़ में आपको डर है कि पोलराइज हो सकता है माहौल, ध्रुवीकरण हो सकता है वोट का इन बातों से? हमारे दिल में श्री राम है, पर हमारे हाथों को चाहिए काम है। हम श्री राम के पुजारी हैं, हम राम भगवान जी के वोटों के लिए व्यापारी नहीं है। हमें और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। यहाँ के वोटर्स को ये फर्क समझ में आएगा? क्या जनता कोर इश्यूज पे चंडीगढ़ की जनता वोट डालेगी? चंडीगढ़ के इश्यूज क्या बुनियादी मुद्दे क्या है? सबसे बुनियादी मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो कॉलोनीज में लोग रहते हैं, उनको अपने मकानों का मालिकाना हक चाहिए, जो 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या इस बार आपको उम्मीद है कि पंजाब में, हरियाणा में इंडिया अलायंस में, चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस इस बार एनडीए को रोक पाएगा? देखिए, ये कहते थे 400 पार, फिर गृह मंत्री कहने लगे कि हमारी 310 सीट आएगी। वास्तविकता ये है, दक्षिण भारत में भाजपा साफ है और उत्तर भारत में हाफ है। ये 150 सीट नहीं आएगी इनकी। लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को कितनी आ जाएगी? इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी 4 जून 2024 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश में एक नई सुबह होगी। इंडिया अलायंस की एक बड़ी अहम बैठक, सर आखिरी के 2-4 मिनट लूंगा आपसे, बड़ी अहम बैठक खड़गे जी ने बुला ली है 1 तारीख को ही, जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव है, एज इफ, और उनका भी ये मानना है कि भाई इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका, और इसलिए अगर उन्होंने बैठक बुलाई है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाई होगी। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैंने न्यूज़पेपर्स में बड़ा पढ़ा क्योंकि मैं चंडीगढ़ अभी आ रहा हूँ। पवन बंसल साहब आपके कैंपेन से नदारद दिखे, ठीक है, प्रियंका गांधी जी के साथ आए, क्या कोई इंटरनल इस तरह का आप लोगों के बीच में गुटबाजी है या वो इकट्ठे हैं? देखिए, पवन बंसल जी क्योंकि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पवन बंसल जी से हमारे परिवार के बहुत पुराने संबंध हैं, और मैंने जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। 2 बार मैंने उनसे मुलाकात की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका पूर्ण समर्थन हमको मिलेगा। सर, ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना, बीच में मंगलसूत्र, संविधान में आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाया, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिमों को आरक्षण। देखिए, बुनियादी मुद्दे 3 हैं। हम नहीं चाहते कि 2024 इस देश का आखिरी चुनाव हो। लोकतंत्र को काबिज रखने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र से खतरा
लोकतंत्र को खतरा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा कि जिस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, कई दफा स्पेकुलेशन लगा रहा कि उन लोगों ने आपको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, मैं विचारात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ और पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और इसलिए जो विचारात्मक तौर से लोग जुड़े हों वो उनके किसी से कुछ संबंध हो सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठते हैं, पर मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने की ना कभी कोई मंशा थी और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। मनीष तिवारी तो वहीं खड़े हैं क्योंकि हम इस पार्टी में हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां कोर्ट में रो पड़ी है स्वाति मालीवाल। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई और इस दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद थी। लेकिन अभी खबर यह मिल रही है कि स्वाति मालीवाल रो पड़ी। जिस समय कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास से निकलने का वीडियो कोर्ट में जज को दिखाया गया और एफआईआर के बारे में विभव के वकील जज को बता रहे थे, उसी समय स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में रोने लगी। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। वरुण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास जो कोर्ट रूम के भीतर स्वाति मालीवाल के रोने की खबर आ रही है? पर सुनवाई चल रही है। जो विभव के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने जिरा करना शुरू किया और ये बात कही कि जो धारा 308 लगाई है वो क्यों लगाई है। एफआईआर का कंटेंट पढ़ा जा रहा था। विभव के जो वकील है उन्होंने कहा कि जो स्वाति मालीवाल है क्या वो अपॉइंटमेंट लेकर पहुंची थी, कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन थी वो ठीक नहीं थी। साथ ही जज को वो जो सीसीटीवी की फुटेज है वो दिखाई गई जिसमें जो सुरक्षाकर्मी है स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर उनको बाहर लेकर आ रहे हैं। जिस दौरान ये सीसीटीवी दिखाई जा रही थी और स्वाति मालीवाल पर कहीं ना कहीं आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे जो विभव के वकील है, उसी दौरान जो स्वाति मालीवाल है वो अपना आपा जिसे कहते हैं खो बैठी, वो रोने लगी कोर्ट रूम के अंदर ही। कुछ ही देर में उन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद वो दोबारा से जो कोर्ट की सुनवाई है वो सुनने लगी। तो फिलहाल अभी जो जज है उनके सामने विभव के वकील जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, एफआईआर का कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं और इसी दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है और जो पूरी सुनवाई है वो खुद सुन रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वरुण जैन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि स्वाति माल सुनवाई के दौरान रो पड़ी।